हेलो दोस्तों, तो आज हम द गिफ्ट्स ऑफ गॉड के थीम के नोट्स देखने वाले हैं। सो नोट्स देखने से पहले हम द गिफ्ट्स ऑफ गॉड पोइट्री के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं एंड उसके पोएट जो कि जॉर्ज हर्बर्ट है उनके बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग नोट्स देखने वाले हैं। जॉर्ज हर्बर्ट जिनका बर्थ हुआ था 3 अप्रैल 1593 एंड डेथ 1 मार्च 1633 और वो एक पोएट एंड प्रिस्ट थे। चर्च इंग्लैंड के चर्च के पोएट एंड प्रिस्ट थे। फेमस वर्क्स जिनके फेमस वर्क्स थे रिडेम्पशन, द टेम्पल, द कंट्री पर्सन। के बाद हम लोग देख लेते द गिफ्ट्स ऑफ गॉड पोइट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस पोएम में आखिर जॉर्ज हर्बर्ट क्या बताना चाह रहे हैं। जॉर्ज हर्बर्ट इस पोएम में क्या बताए हैं। सो इसमें मैंने थोड़ा आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश की है कि गॉड एंड ग्लास ऑफ ब्लेसिंग, ये दोनों चीज़ों के बारे में इस पोएम में बताया गया है। गॉड ने एक ग्लास क्रिएट किए हैं जिनमें उन्होंने सारे गिफ्ट्स एंड ब्लेसिंग डाल दिए हैं। तो एक ग्लास से मतलब है पूरे ब्रह्मांड। ग्लास पूरे ब्रह्मांड को इंडिकेट करता है जहाँ पे हम लोगों को सारे गिफ्ट्स एंड ब्लेसिंग्स भगवान के मिले हुए हैं हम इंसानों को। तो भगवान ने इंसानों को इस ग्लास में, इस पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ दे दिए हैं, जैसे खुशी, बुद्धि, ज्ञान, समझ। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने एक चीज़ जानबूझकर नहीं दी है, वो है सुकून एंड चैन। क्योंकि उनका मानना है अगर वो ब्लेसिंग के इस ग्लास में, इस पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ दे दिए गिफ्ट के तौर पर इंसानों को, तो इंसान उन गिफ्टों में ही मग्न हो जाएंगे और वो भगवान को छोड़ देंगे। मीन्स वो भगवान को पूरी तरह भूल जाएंगे। तो इसी वजह से भगवान ने सारे चीज़ अपने इंसानों को सारे गिफ्ट्स दिए हैं, लेकिन जो मेन गिफ्ट है उन्होंने वो नहीं दिए है। उस क्लास में सारे ब्लेसिंग्स गिफ्ट्स है सिवाय एक जो कि है सुकून, जिसके कारण हम भगवान को कभी भूल नहीं सकते। हम चाहे जितने भी रिच इंसान क्यों ना बन जाए, हमें भगवान को याद करना ही पड़ेगा। तो इस पोएम में पोएट्स इन सारे बातों को बताए हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है। तो चलिए हम लोग इसके नोट्स देखते हैं। गिफ्ट्स ऑफ गॉड, तो ये पोएम के थीम है। और अगर आप लोगों को इस पोएम के रिलेटेड थीम नहीं आके कोई और क्वेश्चन आता है तो उसमें आप लोग ये नोट्स लिख सकते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा सा आप लोग को बना के लिखना पड़ेगा, लेकिन आप लोग ये नोट्स इजीली लिख सकते हैं। थीम किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो उसमें आप लोग लिख सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जॉर्ज हर्बर्ट इज़ अ रिलीजियस पोएट ऑफ द 17th सेंचुरी। तो 17th सेंचुरी के जॉर्ज हर्बर्ट जो है एक धार्मिक कवि है एंड बिलोंग्स टू द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स, जो कि मेटाफिजिकल स्कूल से बिलोंग करते थे। सो मेटाफिजिकल स्कूल उसे कहते हैं। मेटाफिजिकल स्कूल जो कि 17th सेंचुरी में पोएट्स के एक ग्रुप होते थे, ठीक है। पोएट्स, सारे पोएट्स एक जगह गैदरिंग करके अपना प्लेस कुछ भी लिखते थे, तो उनके ग्रुप को ही स्कूल कहा गया, तो उसी को मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स कहा गया। हु फॉलोड जॉन डॉन्स मैनर एंड स्टाइल ऑफ पोएट्री, जो कि जॉन डॉन्स जो कि एक पोएट है, उनके पोएम लिखने के मैनर, तौर तरीके और स्टाइल को फॉलो किए। Though Herbert's play, in comparison with Donne's, is simpler, with a quieter intensity and quieter art. So, डॉन्स की तुलना में हर्बर्ट का पोइट्री जो है वो काफ़ी सिंपल होते थे और उसमें काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी हमें देखने को मिलते थे। Then, yet the poetry of Herbert is a record of religious experience, more central and comprehensive and humble than Donne's a record of striving, failure and victories in the practice of the Christian life. सो इसमें कहा गया है कि डॉन्स के पोएम में हम लोग क्रिस्टल लाइफ के फेलियर एंड स्ट्रगल्स को देखने को मिलता है। डॉन्स के जितने भी पोएम्स है सारे हम लोग को क्रिश्चियनिटी के लाइफ के बारे में जानने को मिलता है, लेकिन हर्बर्ट्स की पोइट्री जो है उसमें धार्मिकता के एक्सपीरियंस को देखे सकते हैं, जो कि डॉन्स के कंपेयर में काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, काफ़ी फैला हुआ है, ठीक है। Herbert finds his theme in his own heart, in his efforts to subdue his high worldly religious spirit to the divine will, or to remarkable the inner flame when it seems to flicker low. तो वो हर्बर्ट अपने पोएम्स में पूरे दिल से प्रयास करते थे इस रिलीजियस स्पिरिट को देके कि पूरी दुनिया को वो वश में कर सके, जिसके माध्यम से वो अपने विषय, अपने पोएम्स लिखने के तरीकों को अच्छा बना सके। What makes Herbert a great religious and metaphysical poet is this conflict and tension, and even when he is intimately personal. तो इस प्रकार हर्बर्ट अपने जीवन में पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद भी वो काफ़ी एक ग्रेट, महान, रिमार्केबल, महान उल्लेखनीय कवि बन गए। The poem are an impersonal mirror in which anyone who would live above the natural level may see himself. तो इस पोएम को एक प्रकार का इम्पर्सनल मिरर कहा गया है जिसमें
हम अपने खुद को देख सकते हैं, ठीक है, खुद की इम्पर्सनैलिटी को देख सकते हैं। हर्बर्ट आर्ट इज़ नीट एंड सटल एंड फ्रेश, स्वीट एंड क्लीन। तो उसके आर्ट काफ़ी क्लीन, मतलब काफ़ी अच्छे होते थे उनके आर्ट, जिसमें स्वीटनेस एंड फ्रेश होते थे। हिज स्टेंजाइक एंड मैट्रिकल एक्सपेरिमेंट इज ऑफ रिमार्केबल रेंज। उसके जो स्टेंजा लिखने के लिटरेरी टर्म्स है जिसमें मैट्रिकल यूज़ किए जाते हैं, वो काफ़ी रिमार्केबल थे, काफ़ी उल्लेखनीय होते थे। बट ही इज़ अवॉइडली डिवोटेड टू प्लेन लैंग्वेज। सो अवॉइडली मतलब होता है क्लियरली, स्पष्ट रूप से वो प्लेन लैंग्वेज को डिवोट करते थे, ठीक है, समर्थन करते थे। एंड ही रियली रेजेस हिज वॉइस, और वो अपने पोएम में इस बात को कहे भी है कि वो प्लेन लैंग्वेज उसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। दो ही वॉज अ स्कॉलर, हालांकि वो एक विद्वान थे, एंड लाइक मेनी मैन ऑफ हिज एज रोट लेटिन एंड ग्रीक वर्स। तो उसके जैसा कई और विद्वान पोइट्स जो है वो लेटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज यूज़ करते थे अपने वर्ड्स को लिखने के लिए। हिज इमेजेस आर ड्रॉन लार्जली फ्रॉम एवरीडे लाइफ एंड बाइबल। तो उसके इमेजेस, उसकी हिस्ट्री को इतना बड़ा लिखा गया है जो कि बाइबल एंड एवरीडे लाइफ भी उसमें छोटा पड़ गया है। वट एवर देयर थीम्स एंड मैनर एंड लेंथ, कोई भी उसका थीम, तौर तरीके, चाहे उस कवि के किसी चीज़ का भी बारे में क्यों ना बात कर ले, वो सारे बहुत अच्छे होते थे, उसे बहुत अच्छे से लिखा गया था। हर्बर्ट्स बेस्ट पोएम आर ऑर्गेनाइज्ड होल। तो हर्बर्ट की बेस्ट पोएम जो है उसमें सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं। इस वॉल्यूम ऑफ रिलीजियस पोएम, उसके कुछ रिलीजियस पोएम्स है। द टेम्पल वॉज पब्लिश्ड अ फ्यू मंथ्स आफ्टर हिज डेथ, जो कि उसके डेथ के कुछ महीने बाद पब्लिश होता है इन 1633 में। दिस पोएम द गिफ्ट ऑफ गॉड also belong to that collection, एंड द गिफ्ट ऑफ गॉड भी उसी पोएम्स के कलेक्शन से बिलोंग है। अदर पोएम्स आर एज फॉलोस, तो उसके अदर पोएम्स जो है वो नीचे है। द कलर, द एफ्लिक्शन एसेट्रा। The theme of this deeply religious poem, the gifts of God in the complex relationship between man and God. धार्मिक पोएम है, उसका थीम है कि मैन, इंसान और भगवान के बीच के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को बताया गया है। The gifts of God is an indication of poets offering on the altar of God. तो गिफ्ट्स ऑफ गॉड में जो है पोइट्स भगवान के बदले उनके ऑफरिंग के बारे में बताते हैं। ही एक्नॉलेज द इम्पोर्टेंस ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ गॉड टू मैन। वो गॉड के गिफ्ट्स को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं इंसानों के लिए। गॉड इज़ द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड अंडर हुज बेनेवोलेंट कमांड देयर इज़ अ परफेक्टली ऑर्डर्ड यूनिवर्स। तो गॉड जो है वो पूरी दुनिया का क्रिएटर है, जिसके अंडर में, जिसके कमांड में ये पूरी दुनिया परफेक्टली सारी चीज़ें ऑर्डर्ड, मतलब एक ऑर्डर्ड तरीके से चल रहा है पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में। द लवलीनेस ऑफ द यूनिवर्स, द बाउंटी ऑफ इट्स फिनोमिना एंड द ब्यूटीफुल ऑर्डर इन विच गॉड डिस्पोज्ड थिम वेयर मैटर्स ऑफ परपेचुअली पैशनेट बिलीव ऑफ गॉड। यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड के जो लवलीनेस, सुंदरता है, द बाउंटी ऑफ इट्स फिनोमिना, फिनोमिना मतलब घटनाएं, बाउंटी मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, भरा हुआ। तो पूरी दुनिया में घटनाओं से भरा हुआ दुनिया का लवलीनेस, सुंदरता, एंड द ब्यूटीफुल ऑर्डर इन विच गॉड डिस्पोज्ड देम, और सुंदर तरीके से सारी चीज़ों को गॉड ने एक परफेक्टली डिस्पोज किया हुआ है, मतलब सजाया हुआ है। वो मैटर्स ऑफ परपेचुअली पैशनेट बिलीव ऑफ गॉड, जिससे हम लोगों को परपेचुअली मतलब हमेशा, जिससे हम लोगों को गॉड में एक बिलीव होता है हमेशा। मतलब ये सारे नेचुरल थिंग्स को देखकर हमें ये बिलीव हो जाता है कि गॉड कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। अगर गॉड एग्जिस्ट नहीं करते, गॉड का कोई अस्तित्व नहीं होता, तो हम लोगों को नेचर में इतनी अच्छी ब्यूटी, सारी चीज़ इतनी, मतलब हर चीज़ें पूरे ऑर्डर तरीके से होता है। आफ्टर क्रिएटिंग द यूनिवर्स हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग स्टैंडिंग बाय गॉड, तो पूरी दुनिया को बनाने के बाद एक ग्लास भगवान ने स्टैंड किया जिसमें सारे ब्लेसिंग्स डाले। एट फर्स्ट मेड मैन, सबसे पहले उस ग्लास में, ब्लेसिंग के ग्लास में सबसे पहले इंसानों को बनाया, सो दैट ही मे इंजॉय दिस गिफ्ट्स, ताकि ये जितने भी ब्लेसिंग्स है सारे ब्लेसिंग्स को इंसान इंजॉय कर सके, एंड टेक एडवांटेज ऑफ वर्ल्ड्स रिचेस दैट आर स्केटर्ड अपॉन द अर्थ, एंड वो
उन सारी चीज़ों का, उन सारे ब्लेसिंग चीज़ों का लाभ ले सके और लाभ लेकर रिच पर्सन बन सके, जो कि पूरे अर्थ में, पूरी पृथ्वी में स्केटर्ड किया हुआ है। स्केटर्ड मतलब फैला हुआ है, ठीक है। ऑल दिस गिफ्ट्स आर मीन्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ मैन। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं भगवान की ब्लेसिंग्स, वो सारे इंसान के बेनिफिट के लिए है। एट फर्स्ट स्ट्रेंथ वॉज एक्सपोज्ड इन द वर्ल्ड टू डिस्प्ले द ब्यूटी कॉन्टेंट इन द ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। पहले दुनिया में जो है प्रकृति की वस्तुओं की सुंदरता की ताकत को देखा गया, ठीक है। और उसके बाद देन विजडम, ऑनर एंड प्लेजर मेड देयर अपीयरेंस। उसके बाद हम लोग ज्ञान, सम्मान और आनंद को देखते हैं, पाते हैं इस पूरे वर्ल्ड में। When all these things were exposed as free gifts, जब ये सारी चीज़ हमें फ्री गिफ्ट्स के तौर पर मिलते हैं, एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, और क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है गॉड के ब्लेसिंग की तरह, देयर हैपन्स अ स्टे, उसके बाद एक रुकावट आ जाती है। ऑल द अदर थिंग्स ले कंसील्ड इन द बॉटम ऑफ ग्लास। सारी चीज़ ग्लास के बॉटम में, मतलब ग्लास के नीचे छिपी हुई रहती है, कांच के ग्लास के नीचे। Thus is it through God's blessing that human beings may enjoy the beauty of nature and wisely take advantage of them. इस पर गॉड के ब्लेसिंग के थ्रू ही इंसान इंजॉय कर पाते हैं, एंड अपने वाइसली, मतलब अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से वो एडवांटेज ले सकते हैं इन सारी चीज़ों का, इन सारे ब्लेसिंग्स का जो गॉड ने क्रिएट किए हुए हैं। ही कैन गेट ऑनर ऑफ इट, जिससे वो सम्मान भी पा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इफ गॉड हैड गिवन हिज ओन पिक्यूलरिटीज टू हिज क्रिएचर्स। अगर गॉड अपने पिक्यूलरिटीज मतलब होता है खासियत, ओके, अगर गॉड अपने क्रिएचर्स को वो सारे खासियत दे देते, पिक्यूलरिटीज मतलब खासियत, देन दे वुड हैव बिगन वर्शिपिंग देम इंस्टेड ऑफ गॉड। तो क्या होगा, वो भगवान को छोड़कर उन सारी चीज़ों में मग्न हो जाएंगे, वो भगवान को भूल जाएंगे। एंड दस देयर लूज इज एविडेंट, इस प्रकार जो है वो भगवान का अस्तित्व एविडेंट, वो लूज हो जाएगा, कम हो जाएगा। द बेस्ट प्रेज ऑफ गॉड इज टू लव ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर। तो भगवान की प्रशंसा करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि नेचर में ब्यूटीफुल थिंग्स, ब्यूटीफुल चीज़ों से हमें लव करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। द गिफ्ट ऑफ गॉड आर मीन्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज क्रिएचर्स। तो द गिफ्ट ऑफ गॉड जो है, गॉड की गिफ्ट्स जो है वो क्रिएचर्स के लिए ही है। द पोएट हैज़ ब्यूटिफुली यूज्ड दिस लाइन्स इन हिज पोएम। तो पोएट्स जो है इन सारे बातों को अपने पोएम में बहुत ही ब्यूटीफुली, अच्छे तरीके से लिखते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पोएम्स के कुछ लाइन देख सकते हैं हम लोग। For it I should bestow this jewel also on my creature. He would adore my gift instead of me and rest in nature, not the God of nature. So both should losers be. So यहाँ पे पोएम्स के लाइन अगर आप लोग को नहीं भी याद रहते तो आप लोग 2 लाइन बस याद कर सकते हैं, एंड बाकी लाइन में आप लोग इसी प्रकार क्या कर सकते हैं, डैश 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 करके आप लोग अपना लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये पोएम की लाइन जो है वो मार्क्स टेकिंग है। बीच बीच में कोई भी पोएम का अगर नोट्स बनाते हैं ना आप लोग, तो बीच बीच में उसका लाइन्स पुट कर दीजिएगा, एंड इस टाइप से डॉट 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 करके लिख दीजिएगा, तो वो काफ़ी मार्क्स टेकिंग होता है। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम लोग, दस गॉड शुड नॉट गिव ऑल द गिफ्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो इस प्रकार जो है गॉड को सारा गिफ्ट इंसानों को नहीं देना चाहिए। ही शुड रिजर्व सम पावर्स विद इन हिम। उसे कुछ शक्ति अपने में रखना चाहिए, सो दैट ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर क्रिएचर्स में डिपेंड अपॉन हिम एंड डू नॉट बिकम लूजर्स। ताकि ह्यूमन बीइंग्स और अदर कितने भी क्रिएचर्स है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो सके। अगर सारे गिफ्ट्स, सारे क्वालिटीज़ दे दिए जाए तो वो अपने आप पर मग्न हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। लेकिन अगर हम लोग गॉड अगर सारे गिफ्ट्स नहीं देते, कुछ पावर अपने आप में रख लेते हैं, जैसे कि सुकून एंड चैन, जिसके बिना हम लोग बेकार है, तो जिससे हम लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। कोई भी काम दुनिया में देख लेंगे आप लोग, कुछ भी हो रहा है वो एक सर्कल के माध्यम से, मतलब हम लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। सो एंड डू नॉट बिकम लूजर्स, जिससे हम लोग इंसान एंड अदर क्रिएचर्स लूजर्स ना बने। इफ द क्रिएचर्स डज नॉट रियलाइज द ग्रेटनेस ऑफ गॉड, अ सेंस ऑफ ईज एंड रेस्ट शुड बी फोस्टेड इन देम। तो इसमें कहा गया है कि अगर इंसान भगवान की महानता को रियलाइज नहीं करते हैं तो उसमें ईज एंड रेस्ट, ईज मतलब सुकून, तो उसमें सुकून और रेस्ट जो है उसमें हमेशा रह जाएगा, ठीक है। अगर उसमें सुकून और रेस्ट हमेशा रह जाएगा तो वो गॉड की महानता को रियलाइज नहीं कर पाएंगे। इन शॉर्ट, इन दिस पोएम हर्बर्ट वांट्स टू डिपिक्ट द अनब्रेकेबल लिंक बिटवीन मैन एंड गॉड। तो इन शॉर्ट अगर कंक्लूजन वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप लोग कोई नॉवेल्स लिखे, ड्रामा लिखे, थीम लिखे, उसमें कंक्लूजन वाला लाइन लिखना ही चाहिए आप लोग को। अगर नहीं है नोट्स में तो आप लोग को खुद से बना के भी लिख सकते हैं। ये कंक्लूजन वाला लाइन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें इन शॉर्ट कहा गया है कि इस पोएम में पोएट जो है वो इंसान और भगवान के बीच में एक अनब्रेकेबल मतलब नहीं टूटने वाला अटूट रिश्ता को बताया है।
गॉड अल्टीमेटली टेक्स मैन टू हिज ओन बोज्म ऑफ इटर्नल। तो इस प्रकार गॉड जो है अल्टीमेटली मेन इंसानों को इटर्नली मतलब बाहरी शक्ति सारे दिए हुए हैं। रेस्ट एंड हिज एक्शन कैन वेल बी लिंक्ड टू दैट ऑफ द पली। पली मतलब होता है एक सर्कल, तो उसके एक्शन मतलब उसके काम करने का तरीके से ही वो अपना फल उसको मिलेगा, जैसा काम करेगा उससे ही उसको फल मिलेगा। तो इस प्रकार वो जो है एक प्रकार का पली है, एक प्रकार का सर्कल के माध्यम से गॉड ने अपने पूरे ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग का पोएम का नोट्स फिनिश होता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा थोड़ा बहुत मैंने। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन आप लोग देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन होता है जो कि थोड़ा याद करने में हार्ड लगता है। सो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, आई थिंक येस फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ जो है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, जिसे आप लोग को अच्छे से याद कर लेना है। एंड बाद में जितने भी पैराग्राफ है वो इजी लैंग्वेज में है, वो आप लोग बना के भी लिख सकते हैं। सो आई होप आप लोग को ये पोएम का थीम समझ में आ गया होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना प्रिपरेशन चालू रखिए। बाय बाय, टेक केयर।